Hello everyone, this is Mohit Advocate, and in today's lecture we will study the sexual harassment of women at workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013। हम आज ये स्टैट्यूट पढ़ेंगे। ये स्टैट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान जुडिशल सर्विसेज के पेपर में आ रहा है और मेनली हमें इस स्टैट्यूट के बारे में पता होना चाहिए और दो क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेंगे प्री में इस स्टैट्यूट से, इस एक्ट से। सो मेनली हम आज इसको पूरा करेंगे और इस वीडियो में ही कंप्लीट कर देंगे। इसमें 30 सेक्शंस हैं और बहुत ही छोटे छोटे सेक्शंस हैं और हम पूरा करेंगे, इसको पूरा समझेंगे हिंदी में। सिर्फ पूरा ही करने की हमें रट नहीं लगाएंगे, हम पूरा इसको हिंदी में इंटरप्रिटेशन, इसकी एक एक मीनिंग इसका समझेंगे आज, ठीक है। सो मेनली हमें पता होना चाहिए कि ये स्टैट्यूट लाया क्यों गया था। इस स्टैट्यूट के लाने का कारण था एक लैंडमार्क जजमेंट विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो कि 1997 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का था। और विशाखा कोई एग्रीड वुमेन, कोई वर्क प्लेस पर कोई एग्रीड वुमेन नहीं थी विशाखा, बल्कि एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने एक एग्रीड वुमेन जो कि थी श्रीमती बनवारी देवी, उनकी जो वॉयलेशन हो रही थी उनकी राइट्स की, जो वर्क प्लेस पे उनकी राइट्स को हैम्पर किया जा रहा था, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही थी वर्क प्लेस पे, फील्ड्स पर। सो बनवारी देवी की आवाज़ उन्होंने उठाई थी विशाखा एनजीओ ने। और बनवारी देवी का कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का राइट, फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रहा था, वो था 14, 15, 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे पॉइंट्स हेल्ड किए थे इस लैंडमार्क जजमेंट में, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तभी हमारे लेजिस्लेचर ने ये स्टैट्यूट को ड्राफ्ट किया और फिर हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स में ये पास हुआ। सो हम आज इसको पढ़ेंगे और हम इसको न्यूट्रल माइंडसेट से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी कोई लाइक डाउनवर्ड कोई माइंडसेट लेके नहीं चलेंगे। हम बहुत ही वाइड स्कोप खोलकर चलेंगे क्योंकि इस सेक्सुअल हैरेसमेंट की बातें इसमें की गई हैं। सो हमें न्यूट्रल माइंडसेट के साथ हमें पढ़ना है। सो आई एम स्टार्टिंग। द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, ये एनफोर्समेंट में कब आया था? 9/12/2013 को, 9 दिसंबर 2013 को एनफोर्समेंट में आया था। ऑल ओवर इंडिया एनफोर्समेंट में आया था। प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली थी? 22 अप्रैल 2013 को प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी। अब इसका हम प्रीएम्बल पढ़ लेते हैं। एन एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। यह कानून क्या प्रोवाइड करेगा, क्या मदद प्रोवाइड करेगा? सुरक्षा प्रोवाइड करेगा किसके विरुद्ध? जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है किसी महिला के विरुद्ध, और कहाँ पर होती है? वर्क प्लेस में, जहाँ पे वो कार्यरत है, कार्य कर रही है। एंड फॉर द प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स, और उनको रोका जा सके उन सेक्सुअल हैरेसमेंट को, और उन सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट, दरखास्त की जा सके उस महिला द्वारा। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड, या कोई भी और मुद्दे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से कनेक्टेड हैं उनको भी देखा जा सके इस कानून के द्वारा। देर विद और इंसिडेंटल देर टू, या वो मुद्दे इंसिडेंट में आ रहे हैं इस कानून के आने के बाद। सो मैं ये मैं स्टैट्यूट पढ़ूंगा और इस लेक्चर में तो मैं अपनी यूनिवर्सल की जो बेयर एक्ट है उससे पढ़ूंगा, जो कि मैंने हाल ही में ली है और इसको मैंने पढ़ा हुआ है बहुत बार। आप देख सकते हो मैंने इसको बहुत बार पढ़ा हुआ है, हर एक चीज़ हाईलाइटेड है इसमें, मैंने पढ़ा हुआ है ये। सो मैं अच्छी तरह से बिल्कुल इसकी इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन बताऊंगा, हर एक वर्ड की, हर एक सेक्शन के वर्ड्स की, जो कि बहुत काम में आने वाली है। और बिल्कुल भी 1 मिनट भी इस वीडियो का वेस्ट नहीं होने वाला है अगर कोई देखेगा तो। थैंक यू। चैप्टर 1 जो कि है प्रीलिमिनरी, सेक्शन 1। सेक्शन 1 को हम रेड विद सेक्शन 28 भी करते हैं, पता लग जाएगा क्यों करते हैं। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। इसको हम बुलाएंगे क्या? इस एक्ट की हदें कहाँ तक जाएगी और ये आरंभ कब से होता, कमेंस कब से हुआ था? एक का एक। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। 2 इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ है। 3 इट शैल केम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई। ये उस डेट को फोर्स में आएगा जो केंद्र सरकार ने स्पेसिफाई की थी। तो वो कौन सी डेट है? 9 दिसंबर 2013 को ये पूरे भारत में एनफोर्समेंट में आ गया था। अब सेक्शन 2 डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। 2A अग्रीव्ड वुमेन, एक एग्रीव्ड वुमेन, एक दुखियारी महिला कौन होती है? मीन्स सब हेड 1 इन रिलेशन टू आवर वर्क प्लेस, किस संदर्भ में?
वर्क प्लेस के संदर्भ में आप मानिए एग्रीड वुमेन कौन होती है? अ वुमेन, एक महिला, ऑफ एनी एज, किसी भी एज की, जो कहीं पे काम कर रही है कोई महिला, वो किसी भी एज की महिला, 100 साल की महिला, 90 साल की महिला, 70 साल की, 40 साल की, 50 साल की, कोई भी एज की महिला, 20 साल की, 15 साल की, ठीक है, 12 साल से नीचे जो चाइल्ड होते हैं आईपीसी के अकॉर्डिंग, तो वो भी हो सकती है। वेदर एम्प्लॉयड और नोट, या कार्यरत है या नहीं है। हु एलिजिज टू हैव बीन सब्जेक्टेड टू एनी एक्ट, जो कि आरोप लगाती है कि मेरे साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुई है और इस कानून का उल्लंघन हुआ है। ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट बाय द रेस्पोंडेंट, और किसने किया है इस कानून का उल्लंघन और मेरे साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किसने की है? एक रेस्पोंडेंट ने, तो ऑब्वियसली वो एक व्यक्ति होगा, एक पुरुष होगा, ठीक है। 2A का सब है 2, इन रिलेशन टू अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, और उस संदर्भ में, अब किस संदर्भ में? ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ लोगों का बसेरा है, उस संदर्भ में एग्रीड वुमेन कौन कहलाएगी? अ वुमेन ऑफ एनी एज हु इज एम्प्लॉयड इन सच अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, एक वो महिला जो कि कार्यरत है उस ड्वेलिंग हाउस में, जहाँ भी लोगों का बसेरा है उस हाउस में, और किसी अन्य हाउस में जहाँ लोगों का बसेरा नहीं है पर उस हाउस में भी वो महिला कार्यरत है। मतलब ये सीधी सीधी बात हो रही है डोमेस्टिक हेल्पर्स की, जो कि घर में कार्य करते हैं, और ऊपर सब हेड 1 में बात हो रही थी वर्क प्लेस की, जो कि किसी कामकाज की जगह में जो महिलाएं काम करती हैं उनके बारे में, ये उनके बारे में बातें हो रही थी, ठीक है, ये उनके बारे में बातें हो रही थी। अब सेक्शन 2A का ही बी, सेक्शन 2 क्लोज बी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उचित सरकार कौन सी रहेगी? राज्य सरकार रहेगी या केंद्र सरकार? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स क्या मतलब है? सब हेड 1, इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस, अगर किसी ऑफिस की बात हो रही है, सो विच इज एस्टेब्लिश्ड, ओन्ड, कंट्रोल और होली और सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय फंड्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो कि अगर वर्क प्लेस है, जो कि कार्य की जगह है, जो ऑफिस टाइप की जगह है, वो उसमें जो कि स्थापना हुई थी, अगर उसको ओन करता है, उसका मालिक कौन है, और कंट्रोल, जिसका कंट्रोल कौन देखता है, और होली और सब्सटेंशियली कंट्रोल उनका है, तो पूरी तरीके से वही देखेगा वो व्यक्ति जो आगे बताऊंगा, या कुछ हद तक वही व्यक्ति देख रहा है जो आगे बताऊंगा। बाय फंड्स, उसके पैसों से चल रहा है, किसके पैसों से? वो आगे दिया गया है ए, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के फंड से चल रहा है वो ऑफिस, और द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, या कोई यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर के फंड से वो चल रहा है, या द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर केंद्र सरकार के मदद से वो फंड से वो चल रहा है। अब बी, बाय द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, अगर वह वर्क प्लेस, वह सरकारी दफ्तर राज्य सरकार के फंड से चल रहा है, तो किसको मानेंगे हम? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसको मानेंगे हम? तो राज्य सरकार को ही मानेंगे। अब 2C, चेयरपर्सन, चेयरपर्सन कौन हो गया? चेयरपर्सन मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ द लोकल कंप्लेंट्स कमेटी, चेयरपर्सन वह व्यक्ति होगा जो कि व्यक्ति होगा लोकल कंप्लेंट्स कमेटी का, LCC का, नॉमिनेटेड अंडर सबसेक्शन 1 और सेक्शन 7, सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 में उसको नॉमिनेट किया जाएगा एज अ चेयरपर्सन लोकल कंप्लेंट्स कमेटी का, तो वो 2C में वो चेयरपर्सन होगा। 2D, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिले का अधिकारी कौन होगा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मींस एन ऑफिसर ऑफ नोटिफाइड अंडर सेक्शन 5, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जिले का अधिकारी वह व्यक्ति होगा जो कि सेक्शन 5 में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये 2D। अब 2E, डोमेस्टिक वर्कर, घर में कार्यरत महिला कौन होगी? डोमेस्टिक वर्कर कौन होगा? डोमेस्टिक वर्कर मीन्स उसका मतलब है अ वुमन, एक महिला, हु इज एम्प्लॉयड टू डू द हाउस होल्ड वर्क, जिसको कार्य पे रखा गया है, क्या करने के लिए? घरेलू कार्य करने के लिए, घर का काम करने के लिए। इन एनी हाउस होल्ड, किसी भी घर में, फॉर रेमुनरेशन वेदर इन कैश और काइंड, और उसको तनख्वाह दोगे आप, सैलरी दोगे, कैसे दोगे? या तो पैसों से दे दोगे उसको सैलरी, उसका भुगतान जो वो कार्य करेगी, या कि इन काइंड, या उसको आप रोटी दे दोगे, मकान दे दोगे, रहने के लिए कपड़ा दे दोगे, तो ऐसे भी आप उसको कार्य पर रख सकते हो, उसकी रेमुनरेशन उसको दे सकते हो, ईदर डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी, या तो आप उसको कैश और इन काइंड, या तो उसको खुद दे रहे हो, सेल्फ दे रहे हो, या आपने किसी एजेंसी से उस महिला को हायर किया हुआ है ऑन अ टेम्प्रोरी, परमानेंट, पार्ट टाइम और फुल टाइम बेसिस, आपने या तो उस महिला को अस्थायी रूप से अपने घर में कार्य करने के लिए बुलाया था, स्थायी रूप से परमानेंटली बुलाया था, पार्ट टाइम उस दिन के कुछ भाग के लिए बुलाया था, या पूरे दिन के लिए बुलाया था, तो वो भी इसमें आएगी। बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयर, बट कौन नहीं इसमें इंक्लूड होगा डोमेस्टिक वर्कर में? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ वो घर वाले व्यक्ति ही नौकर जैसा बिहेव करते हैं, तो उसमें ये डोमेस्टिक वर्कर बिल्कुल भी नहीं आएगा।
ठीक है, ये 2E था। अब 2F एम्प्लॉई। अब ये एम्प्लॉई कौन होता है? एम्प्लॉई जो कि किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखता है उसे हम एम्प्लॉई कहते हैं। एम्प्लॉई मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड एट अ वर्क प्लेस। एम्प्लॉई वो व्यक्ति होता है जो किसी के लिए नौकरी करता है। सॉरी, एम्प्लॉयर होता है जो आपको नौकरी पर रखता है, जो किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखता है उसको एम्प्लॉयर बोलते हैं, और एम्प्लॉय बोलते हैं जो कि किसी के लिए नौकरी करता है। सो 2F एम्प्लॉई। एम्प्लॉय मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड एट अ वर्क प्लेस। एम्प्लॉय एक वह व्यक्ति होता है जो कि कार्य कर रहा है कहाँ पर? एक ऑफिस में, एक वर्क प्लेस में। फॉर एनी वर्क ऑन रेगुलर, टेम्प्रेरी, एडॉक और डेली वेज बेसिस। और वह कार्य कर रहा है रेगुलर मतलब कंटिन्यूस में, टेम्परेरी अस्थायी रूप से, एडॉक मतलब कुछ समय के लिए, और डेली वेज या रोजाना वो कार्य करने जा रहा है, वहाँ डेली वेज है उसकी, डेली उसको काम करता है वो, डेली उसको तनख्वाह मिलती है। इधर डायरेक्टली और थ्रू एन एजेंट, या तो वो खुद उसको हायर किया गया है एम्प्लॉय को, या फिर कोई एजेंट उसको दे के गया आपके पास ऑफिस में कार्य करने के लिए। इंक्लूडिंग अ कॉन्ट्रैक्टर। और एजेंट कौन हो सकता है? एक कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिसने उसको नौकरी पर रखा है, उसको जो मालिक है, जो बॉस है, उसको पता भी नहीं है कि मेरे नीचे ये काम करता है, मेरा ये एम्प्लॉय है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर फॉर रेमुनरेशन और नोट, तनख्वाह उसको ऑफिस में कार्य करने वाले एम्प्लॉय को मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और वर्किंग ऑन अ वॉलंटरी बेसिस और अदरवाइज, या तो वो कार्य कर रहा है कैसे? स्वयं इच्छा से, या कोई अदरवाइज मतलब उसको जोर जबरदस्ती करके आप कार्य करवा रहे हो ऑफिस में। वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो उसकी शर्तें हैं उसकी एम्प्लॉयमेंट की, उसकी नौकरी की, वो खुलकर और बोलकर मौखिक रूप से, लिखित रूप से बताई गई हैं, या उसके कंडक्ट से आपको दिख रही है। एंड इंक्लूड्स अ को वर्कर। और एम्प्लॉय में कौन आता है? को वर्कर भी आता है जो साथ कार्य कर रहा है ऑफिस में। अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी जो एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। प्रोबेशनर, कोई किसी को सजा हो गई थी और वो आपके पास कार्य कर रहा है तो वो प्रोबेशनर भी एम्प्लॉय में आता है। ट्रेनी, कोई ट्रेनी है, किसी ने कोई नौकरी हासिल कर दी है पर उसकी ट्रेनिंग चल रही है तो वो भी एम्प्लॉय में आता है। अप्रेंटिस और कॉल्ड बाय एनी अदर सच नेम, या किसी भी और नाम से आप किसी को कार्य पर रख रहे हो, आप अपने ऑफिस में कार्य करा रहे हो तो आप जिस भी नाम से उसको बुलाते हो, जैसे डिलीवरी बॉय को डिलीवरी बॉय बुलाते हैं तो इसमें वो लिखा नहीं होना कि डिलीवरी बॉय भी कोई कार्य कर रहा है, वो भी वर्क ऑफिस में। सो डिलीवरी बॉय का यहाँ पे नहीं लिखा नहीं हो पर उसको भी एम्प्लॉय ही मानेंगे, ये लिखा हुआ है लेटर पार्ट में 2F के। अब 2G एम्प्लॉयर कौन होता है? जो किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखता है, जो उसका बॉस होता है, जो उसका मैनेजर होता है। अब बता रहा है एम्प्लॉयर कौन होता है। सो 2G एम्प्लॉयर मीन्स सब एड 1 इन रिलेशन टू एनी डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट के संदर्भ में, ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, किसी भी सरकार के संदर्भ में कौन होता है? एम्प्लॉयर। और अ लोकल अथॉरिटी, द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट, जो उस डिपार्टमेंट का हेड है, सबसे मेन बॉस है, टॉप नॉच ऑफिसर है उस डिपार्टमेंट का, वो एम्प्लॉयर होता है। तो मानेंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग कि वो ही आपका एम्प्लॉयर है, उसी ने आपको नौकरी पर रखा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिश, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट और सच अदर ऑफिसर एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ द लोकल अथॉरिटी एज द केस में बी मे बाय एन ऑर्डर स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ, या फिर इन इंस्टीट्यूशन के लिए, इन ऑफिस के लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन निकाल देगी या फिर कोई स्पेशल ऑर्डर निकाल देगी और उसमें बता देगी कि जो ये एम्प्लॉई हैं ये किसको अपना एम्प्लॉयर मानेंगे। सो ये दिया गया है सब एड 1 में। सब एड 2, इन एनी वर्क प्लेस नॉट कवर्ड अंडर सब क्लोज 1, कोई ऐसी ऑफिस, कोई ऐसी जगह, वर्क की जगह, काम कार्य की जगह जो कि सब एड 1 में नहीं कवर की गई थी। एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट, अब वो व्यक्ति कौन एम्प्लॉयर हो सकता है? वो व्यक्ति जो जिम्मेवारी लेता है, किसकी जिम्मेवारी लेता है? फॉर द मैनेजमेंट, संभालने की जिम्मेवारी उस वर्क प्लेस को, सुपरविजन, उस वर्क प्लेस पे सुपरविजन कर रहा है। एंड कंट्रोल ऑफ द वर्क प्लेस, और कंट्रोल कर रहा है उस कार्य की जगह को, उस वर्क प्लेस को। सो वो होता है एम्प्लॉयर 2G के क्लोज 2 में। अब क्लोज 2 की एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सब क्लोज, इस सब क्लोज के लिए आप समझ लीजिए, मैनेजमेंट इंक्लूड्स द पर्सन और बोर्ड और कमेटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिसीज फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को क्या होती है? मैनेजमेंट में इंक्लूडेड वह व्यक्ति भी है जो कि किसी बोर्ड का सदस्य है, किसी कमेटी का सदस्य है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है, किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर्मुलेशन करने के लिए, बनावट के लिए, एंड एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल करने के लिए, देख रेख करने के लिए, किसकी? पॉलिसीज़ की, जो भी पॉलिसीज़ निकालते हैं उनकी देख रेख, मैनेजमेंट करने के लिए, फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो भी एम्प्लॉयर ही होता है। ये 2G का 2। अब 2G का 3,
इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस कवर्ड अंडर सब क्लोज 1 और 2, और किस संदर्भ में, अब वर्क प्लेस के संदर्भ में जहाँ भी लोग कार्य करते हैं उसके संदर्भ में जो सब क्लोज 1 और 2 में दिया गया उसके संदर्भ में समझ लीजिए। द पर्सन डिस्चार्जिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर एम्प्लॉइज, कोई व्यक्ति जो डिस्चार्ज कर रहा है क्या, कोई ओब्लिगेशन, कोई लीगल ड्यूटियाँ डिस्चार्ज कर रहा है, और किस संदर्भ में, अपने एम्प्लॉइज़ के संदर्भ में, जो जिसके संदर्भ में उन्होंने नौकरी पर रखा हुआ है उस व्यक्ति को, तो वो अपनी लीगल ओब्लिगेशंस डिस्चार्ज कर रहा है। तो ये 2G का 3 अप टू 4। इन रिलेशन टू अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, अब जिस घर में व्यक्ति रहते हैं, जिस घर में व्यक्तियों का बसेरा है, और हाउस कोई अन्य घर है, तो उसमें एम्प्लॉयर कौन होगा, अ पर्सन और अ हाउस होल्ड हु एम्प्लॉइज और बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, वो व्यक्ति जिसने किसी घरेलू नौकर को काम पे रखा हुआ है और वो उससे कोई लाभ उठाता है, कोई बेनिफिट लेता है। कैसा बेनिफिट लेता है भाई, घर का काम कराएगा तो लाभ उठाएगा, सो वो है होता है एम्प्लॉयर। इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर, टाइम पीरियड और टाइप, भूल जाइए कि कितने नौकर उसने रखे हुए हैं, कितने डोमेस्टिक वर्कर उसने रखे हुए हैं, किस टाइम के लिए उसने रखे हुए हैं, कौन सा टाइप है, वो क्या काम करे, ड्राइवर है भाई, झाड़ू वाला है, पोछा वाला है, तो वो भी गार्डनर है, तो भूल जाइए उसका टाइप भी, तो लेकिन वो डोमेस्टिक वर्कर घरेलू नौकर ही कहलाएगा। ऑफ सच वर्कर एम्प्लॉयड, और जो वर्कर एम्प्लॉयड है, ठीक है, तो वो होगा एम्प्लॉयर, जिस व्यक्ति के लिए वो एम्प्लॉयड है तो वो होगा एम्प्लॉयर। और द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, नेचर किस श्रेणी का कार्य कर रहा है वो डोमेस्टिक वर्कर, वो भी भूल जाइए, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय द डोमेस्टिक वर्कर, और क्या है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक वर्कर, वो भी कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप उसको बोलेंगे कि ये डोमेस्टिक वर्कर है और ये एम्प्लॉयर ने इसको नौकरी पर रखा हुआ है। अब 2H इंपॉर्टेंट है, प्री में आ सकता है, इंटरनल कमेटी। अब ये इंटरनल कमेटी क्या होती है, मीन्स एन इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है जो कि सेक्शन 4 के अंतर्गत गठित होती है, वो होती है इंटरनल कमेटी सेक्शन 2H में। अब 2I लोकल कमेटी, ये दो कमेटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2I में हमारी लोकल कमेटी क्या होती है, लोकल कमेटी मीन्स द लोकल कंप्लेंट्स कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 6। लोकल कंप्लेंट्स कमेटी जो कि गठन हुआ है जिसका सेक्शन 6 के अंतर्गत इस कानून के, तो वह होती है LCC। अब 2J मेंबर, सदस्य क्या होता है, मेंबर मीन्स अ मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में बी। सॉरी, मेंबर आप उसे कहेंगे जो कि मेंबर सदस्य होता है इंटरनल कमेटी का और लोकल कमेटी का, जैसा भी मुकदमा हो। ये 2I बता रहा है। अब 2K प्रिस्क्राइब को छोड़िए, कुछ नहीं है। 2L प्रिजाइडिंग ऑफिसर, PO क्या होता है अब बता रहा है, मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नॉमिनेटेड अंडर सेक्शन 4 का 2। बोल रहा है एक अफसर, एक अधिकारी जो कि किसका अधिकारी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसका है, वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का, जो कि जिसको कि नॉमिनेट चुना गया था किसमें, सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 में। सो वो होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2L में। अब 2M रेस्पोंडेंट क्या होता है, रेस्पोंडेंट मीन्स अ पर्सन अगेंस्ट हुम द एग्रीड वुमेन हैज़ मेड अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 9। अब रेस्पोंडेंट वह व्यक्ति होता है जिसके विरुद्ध उस दुखियारी महिला ने एक दरख्वास्त मूव करी है, और वो दरख्वास्त कहाँ पे मूव करी है, सेक्शन 9 में। सो इसमें हमें समझने का ये है 2M में कि क्या वो दुखियारी महिला दरखास्त किसी महिला के लिए भी दे सकती है, ऑब्वियसली दे सकती है। इसमें एनी पर्सन लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट उस महिला का किसी पुरुष द्वारा ये हुआ हो। सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट वह महिला, दरख्वास्त वह महिला किसी महिला के विरुद्ध भी दे सकती है। 2M में तो हमें यही देखने को मिल रहा है। अब 2N सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है। अब ये सेक्सुअल उत्पीड़न क्या होता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स, क्या आएगा इसमें शामिल, एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स, कोई भी एक या उससे ज़्यादा अनवेलकम एक्ट्स। अनवेलकम एक्ट्स मतलब बिना इजाज़त के, विदाउट कंसेंट कोई कार्य हुआ है उस दुखियारी महिला पर, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। और बिहेवियर, कोई ऐसा बिहेवियर हुआ है उसके साथ, दुखियारी महिला के साथ, जिसका उत्पीड़न हुआ है, वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन, या तो खुलकर हुआ है या तो डायरेक्टली, या तो आपने किसी अक्यूज ने या तो वो कर दिया है, खुलकर कर दिया है, कोई शर्म नहीं की, या फिर इम्प्लीकेशन से, या फिर कोई इशारों से, या फिर महिला को लग रहा है कि नहीं मेरा तो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, तो इम्प्लीकेशन से भी सेक्सुअल हैरेसमेंट उत्पीड़न हो सकता है। नेमली, अब ये नीचे सारे मैनर्स दिए गए हैं किन में होता है, पर ये एक्सक्लूसिव, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये बस बता रखे कि कैसे होता है। 2N का 1 फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, छूकर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, कोई छूकर महिला को छूता है और छूने की कोशिश करता है,
2, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, क्या डिमांड करता है, क्या मांगता है वो पुरुष उस महिला से, सेक्सुअल फेवर्स, सेक्स की डिमांड करता है उस महिला से, तो मान लीजिए सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। 3, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, कोई सेक्सुअली कलर्ड कोई ऐसी तरीके से बुलाता है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। 4, शोइंग पोर्नोग्राफी, कोई ब्लू फिल्म दिखाता है तो भी मान लीजिए कि उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है उस महिला के साथ। 5, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, कोई और ऐसा विदाउट कंसेंट का कोई कार्य है जो कि या तो फिजिकल है मतलब शारीरिक है, वर्बल या तो मौखिक है, और नॉन वर्बल या मौखिक नहीं है। कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, जो कि क्या व्यवहार दिखा रहा है कि ये तो पक्का ना पक्का सेक्सुअल नेचर का, सेक्सुअल श्रेणी का है, तो वो अलग से समझ में आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट में फॉल करेंगे। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन कई हमारे जो विद्वान जो हैं वो बताते हैं कि ये लिस्ट इंक्लूसिव है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे और भी तरीके हो सकते हैं जिनसे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकती है। सो मेनली अब हम पढ़ेंगे 2O, वर्क प्लेस इंक्लूड्स, कार्य की जगह क्या होगी, वो नीचे वही बता रहा हूँ वो होगी। 2O का सब हेड 1, एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट, ये सारी चीज़ें विच इज एस्टेब्लिश, जिसकी स्थापना हुई है, ओन्ड, कंट्रोल और होली और सब्सटेंटली फाइनेंस बाय फंड्स प्रोवाइडेड ईदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कौन फंड्स दे रहा है इनको, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑफिस को, और द लोकल अथॉरिटी, कोई लोकल अथॉरिटी फंड्स दे रही है, मतलब खर्चा दे रही है, पैसा दे रही है, और अ गवर्नमेंट कंपनी या कोई वो सरकारी कंपनी ही है, और अ कॉरपोरेशन या कोई कॉरपोरेशन है, और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी या वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो वो वर्क प्लेस होती है, ये मान लीजिए आप 2O में। अब सब हेड 2, एनी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वर्क प्लेस, कार्य की जगह कौन सी हो सकती है, कोई प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई पीवीटी हो सकती है, और अ प्राइवेट वेंचर, कोई प्राइवेट वेंचर भी हो सकती है, अंडरटेकिंग, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट, सोसाइटी, ट्रस्ट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट और सर्विस प्रोवाइडर कैरिंग ऑन कमर्शियल, जो कि क्या कैरी कर रहे हैं, ये कोई व्यापारी, कोई बिजनेस का एक्टिविटी कैरी कर रहे हैं। प्रोफेशनल, कोई भाई प्रोफेशनल की लाइफस्टाइल कैरी कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर का कोई ऑफिस है, कोई वकील का ऑफिस है, कोई सीए का ऑफिस है। वोकेशनल, एजुकेशनल, कोई पढ़ाई का स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई कोचिंग हाउस है। एंटरटेनमेंट, कोई पीवीआर सिनेमा है और सिने प्लस है, कोई सिनेमाज है, एंटरटेनमेंट वो भी, कोई मूवी बन रही है तो मूवी में कोई डायरेक्टर कर रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट, कोई एक्टर कर रहा है, कोई एक्ट्रेस के साथ हुआ है तो वो भी आएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल, किसी इंडस्ट्री में हो रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट तो वो भी वर्क प्लेस आएगा। हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल में हो रहा है, प्राइवेट, गवर्नमेंट। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, बैंक में हो रहा है, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, सप्लाई, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस, तो मान लीजिए वो इंक्लूड अगर इनमें भी कार्य कर रहा है तो वो वर्क प्लेस माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2O। अब 3, हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम वर्क प्लेस, अब मान लीजिए कि कार्य की जगह कौन सी होती है, अस्पताल भी होते हैं, और नर्सिंग प्लेस जो ये जहाँ पे नर्स कार्य करती हैं, नर्स या तो कार्य सीखती हैं, वो भी वर्क प्लेस होता है। अब सब हेड 4, एनी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, कोई खेल की प्रैक्टिस देता है कोई इंस्टीट्यूट तो वो भी वर्क प्लेस है। स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कंपटीशन और गेम वेन्यू, वेदर रेजिडेंशियल और नोट, फॉर ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़ रिलेटेड देयर टू, कोई स्टेडियम वगैरह जिसमें खेल वगैरह होते हैं, जैसे ओलंपिक में कोई प्लेयर गई, कोई महिला प्लेयर गई, उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गई तो वो वर्क प्लेस पे तो हुई, वो वही वहाँ अपने कार्य दिखा रही है, अपना स्पोर्ट्स दिखाने गई है वो महिला ओलंपिक्स में, तो उसके साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकती है उस स्टेडियम में, यही बोला गया है, ये भी आएगा फिर वर्क प्लेस की डेफिनेशन में। अब 5, एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉई अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई भी जगह उस महिला ने विजिट की है, और कब विजिट की है, जब वो नौकरी पर थी, और किसके कहने पर विजिट की है, उसके एम्प्लॉयर के कहने पर उसने कोई जगह विजिट की है। इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर अंडरटेकिंग सच जर्नी, और उसके साथ जब वो विजिट कर रही थी और एम्प्लॉयर ने कोई गाड़ी गुड़ी का प्रबंध करवाया था उसकी विजिट के लिए, तो उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट उस गाड़ी में भी हो सकती है। ये मत मानना कि सेक्सुअल हैरेसमेंट उस ड्राइवर ने की है तो वो तो अन्य एक्ट है, नहीं, उसका एक्ट भी वर्क प्लेस में ही आएगा। ये 5 और 6, अ ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, अब वर्क प्लेस क्या हो सकता है, एक ड्वेलिंग प्लेस जहाँ लोगों का बसेरा है वो भी वर्क प्लेस होता है। अब 2P क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो सेक्टर ऐसा है जिनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पता नहीं वो कैसे चल रहे हैं, वो भी वर्क प्लेस होता है। इन रिलेशन टू अ वर्क प्लेस, वो कार्य की जगह पर मीन्स
एन एंटरप्राइज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, जो एंटरप्राइज जिसको कोई अकेला व्यक्ति हैंडल कर रहा है उसका मालिक है, और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स या बहुत सारे वर्कर्स खुद अपने आप को नौकरी पर लगाए हुए हैं, किसी और के लिए कार्य नहीं करते। एंड एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर, एंड वेयर द एंटरप्राइज एम्प्लॉय वर्कर्स, द नंबर ऑफ सच वर्कर्स इज नॉट लेस देन 10। सो कह रहा है अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और उसमें कोई व्यक्ति अपने आप के लिए कार्य कर रहे हैं, इंडिविजुअल है या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हैं या एंटरप्राइज के वर्कर्स हैं, तो 10 से कम होने नहीं चाहिए, 10 मिनिमम नंबर होना चाहिए और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। सो वो भी वर्क प्लेस ही होती है। अब सेक्शन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि डिक्लेरेशन देता है। क्या डिक्लेरेशन देता है, हमें इसे रीड विद करना है। सेक्शन 3 को रीड विद करना है सेक्शन 2N के साथ। अब सेक्शन 3, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, कैसे रोका जाएगा सेक्सुअल उत्पीड़न को। 1, द वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड, नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस। किसी भी महिला को आप सेक्सुअल हरेसमेंट का किरदार नहीं बनाएंगे किसी भी वर्क प्लेस पर। जो भी हमने वर्क प्लेस अभी हमने पढ़ी थी 2N में, 2O में हमने जो वर्क प्लेस पढ़ी थी, किसी भी महिला का आप सेक्सुअल यौन उत्पीड़न नहीं करेंगे किसी भी वर्क प्लेस में। ये जनरल रूल बता दिया है, जो भी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। अब 3 का 2, द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस अमंग अदर सर्कमस्टांसिस इफ इट अकर्स और इज प्रेजेंट इन रिलेशन टू और कंसर्न विद एनी एक्ट और बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट मे अमाउंट टू सेक्सुअल हरेसमेंट। जो मैं नीचे ये चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, अगर ये हालात हैं या इनसे जुड़े हुए कोई हालात हैं और कोई कार्य है या कोई बिहेवियर है या फिर, तो वो माना जाएगा कि सेक्सुअल हरेसमेंट यौन उत्पीड़न हुआ है। अब 1, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रोमिस ऑफ प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट, कोई व्यक्ति कोई पुरुष क्या कहता है किसी महिला को कि तुम मेरे को यौन उत्पीड़न मेरे को करने दो, सेक्सुअल हैरेसमेंट करने दो, मैं तुम्हें प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट इस दफ्तर में, इस वर्क प्लेस में ऐसे रखूँगा बिल्कुल जैसे ये दफ्तर तुम्हारा ही है, तुम यहाँ की बॉस हो। ये 1। 2, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल फेवर्स नहीं दोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी इस वर्क प्लेस में नर्क बना दूंगा। ये सीधा सीधा 2 बता। 3, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, खुलकर धमकी देता है या कंडक्ट से, व्यवहार से बता देता है कि अगर सेक्सुअल फेवर्स मेरे को नहीं दोगी तो तुम्हारी जो फ़िलहाल की नौकरी है और जो तुम्हारी आने वाली नौकरी है उसमें बाधा पैदा करूँगा, ऐसी बना दूंगा तो कि तुम नौकरी करने ही वाली नहीं रहोगी। 4, इंटरफेरेंस विद हर वर्क, बार बार महिला के कार्य में दखल अंदाजी देना और क्रिएटिंग एंड इंटिमिडेटिंग या फिर डरावना माहौल पैदा कर देना और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण पैदा करने ना कि महिला को डर लगने लग जाए, तो वो भी यौन उत्पीड़न में आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। 5, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी, महिला के साथ ऐसा पेश आना कि उसकी हेल्थ और उसकी सेफ्टी बिल्कुल ही ख़राब हो जाना, उसकी सेहत और उसकी सुरक्षा बिल्कुल ही मतलब तबाह हो जाना, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही आएगी। ये 5 बोलता है। अब हम चैप्टर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, गठन कैसे होगा इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का। सेक्शन 4, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी कैसे गठन होगा, ICC का। 4 का 1, एवरी एम्प्लॉयर ऑफ अ वर्क प्लेस, हर एक एम्प्लॉयर जिसने एम्प्लॉयज़ को नौकरी पर रखा हुआ है वो क्या करेगा, किसी वर्क प्लेस का, शैल बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, वो एक लिखित में ऑर्डर करेगा। कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी, वो एक गठन करेगा एक कमेटी का, कौन, एम्प्लॉयर, टू बी नोन एज द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, और वो कमेटी को किस नाम से जाना जाएगा, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। वर्क प्लेस के अंदर ही एक कमेटी बनाई जाएगी जिसको बोला जाएगा इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, जो कि दफ्तर के अंदर ही बनाई जाएगी। 4 का प्रोवाइजो, 4 के 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड दैट वेयर द ऑफिसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द वर्क प्लेस आर लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, कोई दफ्तर है और जो वो दफ्तर है वो बहुत सारी जगहों में है भारतवर्ष के, और डिविजनल और सब डिविजनल लेवल, या जिलों में है या उप जिलों में है। द इंटरनल कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और ऑफिसेज, तो इंटरनल कमेटी एक में नहीं बनेगी, एक वर्क प्लेस में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बनेगी, चाहे जितनी भी उस एम्प्लॉयर की हों। जैसे हमारे रिलायंस के ऑफिस हमारे भारतवर्ष में बहुत जगह है, तो हर जहाँ भी ऑफिस है वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, क्योंकि रिलायंस में एक दो व्यक्ति कार्य नहीं करते, कम से कम हज़ारों से ज़्यादा, 1000 से भी ज़्यादा व्यक्ति एक ऑफिस में कार्य करते हैं, तो हर एक ऑफिस में
इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई हुई है। और किसने बनवाई है? वो एम्प्लॉयर ने, जिसने नौकरी पर रखा हुआ है, जो कि हेड है उस वर्क प्लेस का, उसने। ये 4 के 1 का प्रोवाइजो बोलता है। 4 का 2, द इंटरनल कमेटी शैल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। अब इंटरनल कमेटी में कौन कौन सदस्य होंगे? ये होंगे टू बी नॉमिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर। और उनको कौन चुनेगा? उनको नॉमिनेट कौन करेगा? एम्प्लॉयर, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उस वर्क प्लेस का। अब हम सदस्यों के बारे में जानते हैं, जो 4 के 2 में बता रखा है। अब 4 का 2 का क्लोज ए, अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर हु शैल बी अ वुमेन। तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीओ कौन होगी? एक महिला होगी। एट अ सीनियर लेवल एट वर्क प्लेस, और वो महिला सीनियर लेवल, वो कोई उच्च लेवल पर होगी उस वर्क प्लेस की, उस दफ्तर में। कोई छोटे मोटे लेवल की नहीं होगी, वो कोई सीनियर लेवल, मैनेजर से भी ऊपर होगी। वो एचआर हो सकती है, वो डायरेक्टर हो सकती है, जिसको एम्प्लॉयर नहीं बनाया हुआ है, वो महिला होगी पीओ ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी फ्रॉम अमंग्स द एम्प्लॉयज। और किस में से चुनी जाएगी? वो उन एम्प्लॉयज में से चुनी जाएगी जो एम्प्लॉयर ने नौकरी पर लगाया हुआ है। अब प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड डैट इन केस अ सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉई इज नॉट अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं है जो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉई है महिला। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अदर ऑफिसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पीओ है अब इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की, वो कहाँ से नॉमिनेट की जाएगी? दूसरे दफ्तरों में से, जो कि उसी सेम एम्प्लॉयर का है। ऑफ वर्क प्लेस रेफर टू इन सबसेक्शन 1। Proviso 2, provided further that in case the other offices or administrative units of the workplace do not have a senior level women employee, कह रहा है जो दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव जगह है वहाँ पर भी कोई महिला अवेलेबल नहीं है, वहाँ भी कोई है ही नहीं सीनियर महिला अवेलेबल जो कि चेयरपर्सन, जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन सके। सो द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम एनी अदर वर्क प्लेस ऑफ द सेम एम्प्लॉयर और अदर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस एक महिला को कहाँ से चुना जाएगा? या तो कोई और ऑफिस में से उस एम्प्लॉयर के, कोई और पूरे इंडिया में कोई दफ्तर चल रहा है उस एम्प्लॉयर का, वहाँ से चुन लिया जाएगा, या फिर कोई और डिपार्टमेंट से चुन लिया जाएगा उस एम्प्लॉयर का। नहीं, कोई और डिपार्टमेंट भी हो सकता है, या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है उस एम्प्लॉयर की, तो वहाँ से चुन लिया जाएगा। ये बताता है, ठीक है। अब बी, अब सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 का क्लोज बी क्या बोलता है? नॉट लेस देन 2 मेंबर्स फ्रॉम अमंग्स एम्प्लॉयज, कम से कम मिनिमम 2 सदस्य उन्हीं एम्प्लॉयज, उसी वर्क प्लेस के एम्प्लॉयज में से चुने जाएंगे। प्रेफरेबली कमिटेड टू द कोज ऑफ वुमेन, और जो किस चीज़ के लिए कार्यरत हैं, वो 2 सदस्य महिला के बढ़ावे के लिए, महिला की डेवलपमेंट के लिए वो कार्य कर रहे हैं। और हु हैव हैड एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क, और उन सदस्यों का क्या एक्सपीरियंस है सोशल वर्क में, सामाजिक सेवाओं में, और हैव लीगल नॉलेज, या उन्हें कानून की जानकारी है, तो वो दो सदस्य भी चुने जाएंगे। तो हमारे कितने हो गए अब तक टोटल? 1 पीओ और 2 ये, 3 हो गए अब तक। अब सी, 1 मेंबर फ्रॉम अमंगस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक सदस्य चुना जाएगा एनजीओ में से, कोई भारतवर्ष में कोई एनजीओ होगी तो उसका भी एक सदस्य चुना जाएगा। और एसोसिएशंस कमिटेड टू द कोज ऑफ वुमेन, या कोई एसोसिएशन जो जुड़ी हुई है, क्या कार्यरत करती है? वुमेन से जुड़े हुए मसलों में वो कार्यरत है। और अ पर्सन फैमिलियर विद द इश्यूज रिलेटिंग टू सेक्सुअल हरेसमेंट, और या तो वो व्यक्ति जो कि बिल्कुल उसको अच्छे से पता है कि सेक्सुअल हरेसमेंट, यौन उत्पीड़न क्या होता है, तो या तो वो सदस्य चुना जाएगा। तो कितने सदस्य टोटल हो गए हमारे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में? 4 सदस्य हो गए, 1 पीओ, 1 प्रिजाइडिंग ऑफिसर, 2 मेंबर्स एम्प्लॉय में से, और 1 एनजीओ का कोई सदस्य, तो 4 हो गए हमारे। अब प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स सो नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन, और जो 4 मेंबर्स हमारे आईसीसी के चुने जाएंगे, ये मिनिमम मेंबर्स बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो कितने भी चुने जा सकते हैं आईसीसी में, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में, पर ये बता रहा है प्रोवाइजो कि 1/2, अगर 4 मेंबर्स हम मिनिमम चुनते भी हैं, जो जरूरी है, जो मैंडेटरी है चुनना भी, तो 1/2, 4 का 1/2 कितना होता है? 2 मेंबर तो वुमेन महिला होनी ही चाहिए, बता रहा है। अब 4 का 3, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा और जो अन्य सदस्य होंगे किसके? इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के, वो अपना ऑफिस, वो अपना कार्यालय कितने टाइम तक होल्ड करेंगे, कितने समय तक बैठेंगे उसमें? 3 साल से ज़्यादा तक नहीं बैठेंगे। 3 साल उनका पीरियड ऑफ लिमिटेशन रहेगा उस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर बने रहने का और सदस्य बने रहने का। 3 साल से ज़्यादा नहीं बैठेंगे वो, 3 साल तक उनकी लिमिट है। और अलाउंसेज फ्रॉम द डेट ऑफ देयर नॉमिनेशन, और कब से 3 साल कैलकुलेट होंगे? उनकी नॉमिनेशन, जब से उनको चुना गया तब से। एज में बी स्पेसिफाइड बाय द एम्प्लॉयर, और जो भी एम्प्लॉयर जिन्होंने उनको चुना है और जो वर्क प्लेस का एम्प्लॉयर है जिनने उनको नौकरी पर रखा है, वो जैसा भी बता दे तो वो मानना पड़ेगा। ये 4 का 3 बोलता है। अब 4 का 4, द मेंबर अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स द एनजीओ, जो मेंबर है, जो सदस्य हैं, जो एनजीओ में से चुना जाएगा वो एक व्यक्ति, और एसोसिएशन या उस एसोसिएशन में से चुना जाएगा वही एक व्यक्ति।
शैल बी पेड सच फीस और अलाउंसेज, उसको ऐसी फीस मिलेगी, ऐसी तनख्वाह मिलेगी और ऐसे खर्चे मिलेंगे फॉर होल्डिंग द प्रोसीडिंग्स, की क्या होल्ड करने के लिए, कोई प्रक्रिया होल्ड करने के लिए, ऑफ द इंटरनल कमेटी, और किस में प्रक्रिया होल्ड कर रहा है वो मेंबर उसका एनजीओ का और एसोसिएशन का इंटरनल कमेटी में, बाय द एम्प्लॉयर एज मे बी प्रिस्क्राइब, और कौन उसको तनख्वाह देगा, अलाउंसेस देगा, उस सदस्य को, एनजीओ के उस सदस्य को, एक सदस्य को एम्प्लॉयर देगा और कोई नहीं देगा, सरकार भी नहीं देगी, एम्प्लॉयर देगा जिसकी वो वर्क प्लेस है। अब सेक्शन 4 का 5, वेयर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी, जहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसका और सदस्य किसका, इंटरनल कमेटी का, ए क्या करता है, कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, सेक्शन 16 जो इस कानून का है उसके उल्लंघन कर देता है सेक्शन 16 को। बी हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस और एन इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम, किसी कानून के, किसी फौजदारी कानून में, क्रिमिनल कानून में उसको सजा हो गई है या उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी, कोई जांच पड़ताल चल रही है किसी फौजदारी कानून में, तो भी उसको क्या करा जाएगा वो आगे बताऊंगा। सी ही हैज़ बीन फाउंड गिल्टी इन एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स और अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम, उसको दोषी पाया जाता है किसी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में, मतलब तुमने कोई अभद्रता की है, मतलब तुमने कोई बेकार का बिहेवियर किया है, इसलिए तुम्हारे ऊपर किसी डिपार्टमेंट ने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला दी है, तो भी उसको हटा दिया जाएगा। और आगे बताऊंगा क्या करा जाएगा। डी हैज़ सो अब्यूज्ड हिज पोजीशन एज टू रेंडर हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, उसने अपनी पोजीशन को इस तरह से अपनी पोजीशन को मिसयूज़ किया है कि वो हानिकारक है, किसके इंटरेस्ट के लिए, जनता जनार्दन के हितों के लिए। सो सच प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मेंबर, तो ऐसा पीओ और ऐसा सदस्य एज द केस में भी जैसा भी मुकदमा हो, शैल बी रिमूव्ड, मैंडेटरी है, उसको हटा दिया जाएगा, उसको उस पोस्ट से, सदस्यता से इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। फ्रॉम द कमेटी एंड द वैकेंसी सो क्रिएटेड, उस कमेटी में से और जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उसमें से, और एनी कैजुअल वैकेंसी या कोई भी कैजुअल वैकेंसी है उसमें से भी, शैल बी फिल्ड बाय फ्रेश नॉमिनेशन, और जो कैजुअल वैकेंसी उसको हटाने के बाद जो आती है आईसीसी में, वो फील्ड करी जाएगी एक फ्रेश नॉमिनेशन द्वारा, एक फ्रेश प्रिजाइडिंग ऑफिसर या मेंबर चुना जाएगा, और उसको कौन चुनेगा, फिर से वो एम्प्लॉयर ही चुन लेगा। ये हमारा सेक्शन 4 कंप्लीट होता है। अब हम चैप्टर 3 करेंगे जो कि है सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 8 तक, और फिर हम चैप्टर 4 करेंगे, और हम बस आज चैप्टर 4 तक ही करेंगे, हम सेक्शन 11 तक आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसे अब चैप्टर 3 जो कि बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। अब ये गठन कैसे होगा लोकल कंप्लेंट्स कमेटी का, तो सेक्शन 5 नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, मैसेज आ जाएगा किसके लिए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिले के अधिकारी के लिए। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, भाई कोई भी राज्य सरकार, मे नोटिफाई या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नोटिफाई कर दे कि किसको, कि कौन रहेगा लोकल कंप्लेंट्स कमेटी का सदस्य, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला का अधिकारी, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उप जिला अधिकारी, और द कलेक्टर, या तो कलेक्टर उस जिले का, और डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर भी, एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट टू एक्सरसाइज पावर और डिस्चार्ज फंक्शन अंडर दिस एक्ट। तो ये सारे व्यक्ति डीएम, एडीएम, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ये क्या रहेंगे, ये ही बने जाएंगे, इनमें से किसी को चूज कर दिया जाएगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चूज कर लेगी कि ये क्या बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनेंगे, जो कि एक्सरसाइज करेंगे अपनी शक्तियों को इस कानून के तहत। ये सेक्शन 5 बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ सकता है प्री में, कि कौन बनता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डीएम, एडीएम, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर में से कोई भी, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चुन सकती है, ये सेक्शन 5 बोलता है। अब सेक्शन 6 कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ लोकल कमेटी, गठन कैसे होगा और क्या क्षेत्रफल रहेगा इसका लोकल कमेटी का, ये सेक्शन 6 बताता है। 6 का 1 एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल कॉन्स्टिट्यूट इन द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, हर एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, हर एक जिले का अधिकारी गठन करेगा अपनी जिले में क्या, अ कमेटी, एक कमेटी, टू बी नोन एज द लोकल कमेटी, और उसको कमेटी को किस नाम से जाना जाएगा, लोकल कमेटी के नाम से। टू रिसीव कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट्स वे द इंटरनल कमेटी हैज नॉट बीन कंस्टिट्यूटेड, और वो क्या रिसीव करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या रिसीव करेगा, वो लोकल कमेटी क्या रिसीव करेगी, एक दरखास्त रिसीव करेगी सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन उत्पीड़न के बारे में, और वो डायरेक्टली रिसीव कर लेगी वो दरखास्त, जहाँ पे किसी वर्क प्लेस में जहाँ भी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है, तो उसकी दरखास्त सीधा लोकल कंप्लेंट कमेटी रिसीव कर लेगी। हैज़ नॉट बीन कंस्टिट्यूटेड ड्यू टू हैविंग लेस देन 10 वर्कर्स, और वहाँ इंटरनल कमेटी उस वर्क प्लेस में क्यों गठन नहीं हुआ था, क्योंकि उस वर्क प्लेस में 10
व्यक्तियों से ज़्यादा काम कर रहे थे, इसलिए गठन नहीं हुआ था। तो कंप्लेंट कहाँ पे जाएगी, दरखास्त कहाँ पे जाएगी, तो जाएगी लोकल कंप्लेंट कमेटी में, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेगा, ठीक है। और इफ द कंप्लेंट इज अगेंस्ट द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ, और जिसने उनको नौकरी पर रखा हुआ है कर्मचारियों को, तो या तो यौन उत्पीड़न किसने की है, उनको नौकरी देने वालों ने की है, तो सीधा कंप्लेंट किसको करोगे आप, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को करोगे, लोकल कंप्लेंट कमेटी को करोगे। 6 का 2, द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल डेजिग्नेट वन नोडल ऑफिसर इन एवरी ब्लॉक, जो डीओ साहब रहेंगे, जिला अधिकारी रहेंगे लोकल कमेटी के, वो एक डेजिग्नेशन बना देंगे, एक नोडल ऑफिसर को भी नियुक्त कर देंगे। और कहाँ पे करेंगे, हर ब्लॉक में करेंगे, हर तालुका में करेंगे, हर तहसील में करेंगे, इन रूरल और ट्राइबल एरिया। जो तहसील ब्लॉक कहाँ पे है, वो गांव वाले क्षेत्र में है, रूरल एरिया में है और ट्राइबल एरिया में है, मतलब जो ट्राइब्स के एरिया है वहाँ पर है। सो वहाँ पे एक नोडल ऑफिसर को गठन किया जाएगा। मतलब अर्बन एरियाज में नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा, अर्बन एरियाज में नहीं किया जाएगा, रूरल एरिया और ट्राइबल एरिया में किया जाएगा। एक नोडल ऑफिसर को डेजिग्नेट एंड वार्ड और म्यूनसिपैलिटीज इन द अर्बन एरिया, और एक नोडल ऑफिसर को कहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, म्यूनसिपैलिटी में और अर्बन एरिया शहर के क्षेत्रों में भी एक नोडल ऑफिसर को डेजिग्नेट कर दिया जाएगा। ये पहले नहीं बताता, ये देखने बाद में देखने को मिलता है। सो करा जाएगा अर्बन एरियाज में भी। टू रिसीव कंप्लेंट्स, और नोडल ऑफिसर का कार्य क्या होगा कि वो कंप्लेंट्स दरखास्त प्राप्त करेगा एंड फॉरवर्ड द सेम टू द कंसर्न लोकल कमेटी, और वो नोडल ऑफिसर उन कंप्लेंट्स को कहाँ आगे पहुँचा देगा, लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास पहुँचा देगा। और कितने दिनों में, विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिनों के भीतर वह नोडल ऑफिसर रूरल एरिया का या अर्बन एरिया का, म्यूनसिपैलिटी का या तालुका का कंप्लेंट्स को कहाँ फॉरवर्ड कर देगा, लोकल कंप्लेंट कमेटी को फॉरवर्ड कर देगा, और 7 दिनों के भीतर करेगा। प्री का क्वेश्चन। अब 6 का 3, द जुरिडिक्शन ऑफ द लोकल कमेटी शैल एक्सटेंड टू द एरियाज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर इट इज कंस्टिट्यूटेड। तो क्षेत्रफल अब लोकल कंप्लेंट कमेटी का क्या रहेगा, उस पूरे एरिया में रहेगा, उस पूरे क्षेत्रफल में रहेगा जहाँ के लिए वो बनाई गई है, जिसके लिए उसका गठन हुआ है, तो उस एरिया के लिए उसका पूरा क्षेत्रफल रहेगा, वो ट्राई कर सकता है दरखास्त को। अब सेक्शन 7, कॉम्पोजिशन, टेन्योर एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोकल कमेटी। भाई बनावट कैसी होगी लोकल कमेटी की, उनका समय कितना रहेगा, टेन्योर कितना रहेगा, और अदर कोई इंपॉर्टेंट शर्तें क्या रहेंगी लोकल कमेटी की, वो सेक्शन 7 बता रहा है। अब 7 का 1, द लोकल कमेटी शैल कंस्टिट्यूट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नेमली। लोकल कमेटी में ये निम्न सदस्य होंगे, और उनको कौन चुनेगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नॉमिनेट करेगा। अब नीचे ये पढ़ते हैं कौन कौन से सदस्य होंगे। ए, a chairperson to be nominated from amongst the eminent women in the field of social work and committed to the cause of women। चेयरपर्सन, लोकल कमेटी की एक चेयरपर्सन बनाई जाएगी, जो कि कौन होगी, एक महिला होगी, और वो महिला पहले से ही कार्यरत होगी वुमेन को बढ़ावा देने में, महिलाओं के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने में, तो वो उसको चुना जाएगा चेयरपर्सन, एक महिला को लोकल कंप्लेंट कमेटी का। बी, 1 member to be nominated from amongst the women working in block, तालुका और तहसील और वार्ड और म्यूनसिपैलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब ने तरह तरह के ब्लॉक, तालुका, म्यूनसिपैलिटी और वार्ड में जो एक नोडल ऑफिसर चुना था, तो उस नोडल ऑफिसर में से एक महिला को, एक सदस्य को, और वो सदस्य महिला ही होनी चाहिए, उसको भी चुन लिया जाएगा और उसको सदस्य बना दिया जाएगा लोकल कंप्लेंट्स कमेटी का। सी, 2 members ऑफ whom एटलीस्ट 1 shall be women, 2 सदस्य चुने जाएंगे जिनमें से एक तो महिला ही होगी। टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग सच एनजीओ और एसोसिएशन, और वो महिला और वो 2 सदस्य किससे लिए जाएंगे, एनजीओ से लिए जाएंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन से लिए जाएंगे। कमिटेड टू द कोज ऑफ वुमेन, और वो भी किस वो ऑर्गेनाइजेशन और वो एनजीओ किस चीज़ के लिए कार्य करते हैं, महिलाओं के बढ़ावे के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए। और अ पर्सन फैमिलियर विद द इशूज रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, या वो 2 सदस्य में से कोई भी सदस्य, वो दोनों सदस्य किससे फैमिलियर है, किससे मतलब उनको जानकारी है यौन उत्पीड़न से, सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों से, विच में भी प्रिस्क्राइब, जो भी बता दिया जाएगा। तो 2 सदस्य हो गए हमारे, कितने सदस्य टोटल हो गया अब लोकल कंप्लेंट कमेटी में, एक तो चेयरपर्सन हो गया, एक मेंबर हो गया जो कि नोडल ऑफिसर ही होगा और वुमेन होगी, और 2 हमारे अन्य सदस्य हो गए जो एनजीओ या एसोसिएशन से लिए जाएंगे। तो हमारे अब तक 4 हो गए हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नहीं है। अब प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नॉमिनीज शुड प्रेफरली हैव अ बैकग्राउंड ऑफ लॉ और लीगल नॉलेज। इन 4 सदस्य में से एक सदस्य जो होगा उसको कानून की जानकारी होनी चाहिए या फिर उसका कानूनन बैकग्राउंड होना चाहिए, जरूरी है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नॉमिनीज शैल बी वुमेन बिलोंगिंग टू एससी और एसटी और ओबीसी और माइनॉरिटी। जो एक सदस्य बनेगा लोकल कंप्लेंट कमेटी का, वो एक सदस्य या तो शेड्यूल कास्टिस में से होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब्स में से होना चाहिए, या वो अदर बैकवर्ड क्लासेस में से होना चाहिए, या माइनॉरिटी से में से होना चाहिए, यह जरूरी है।
नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये शेड्यूल कास्टिस, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी और माइनॉरिटी जो नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार बताती है उन्हीं में से होना चाहिए, शेड्यूल कास्टेज में से, शेड्यूल ट्राइब्स में से, और अदर में से नहीं होना चाहिए। सो ये भी ज़रूरी है। अब डी, द कंसर्न ऑफिसर डीलिंग विद द सोशल वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट शैल बी मेंबर एक्स ऑफिशियो। तो ये कंसर्न ऑफिसर मतलब सीधा सीधा चेयरपर्सन की बात हो रही है। ये क्या होना चाहिए, एक्स ऑफिशियो होना चाहिए। ये यूँ नहीं है कि नया नया चुन के नौकरी पर लगाया है, कोई पहले ही सरकारी डिपार्टमेंट में कार्यरत होना चाहिए, एक्स ऑफिशियो होना चाहिए। और कौन से फील्ड से लिया जाएगा ये एक्स ऑफिशियो, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से लिया जाएगा। वही व्यक्ति लोकल कंप्लेंट कमेटी का चेयरपर्सन होगा और वही कंसर्न ऑफिसर होगा जो हेड होगा। ये हमारा 7 का सारे 7 के 1 के सारे पॉइंट्स हो गए। अब 7 का 2, द चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी, जो चेयरपर्सन होगा और हर सदस्य लोकल कमेटी का, शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। ये सारे सदस्य भी ऑफिस को, लोकल कंप्लेंट कमेटी के ऑफिस को कितने टाइम तक होल्ड करेंगे, 3 साल तक होल्ड करेंगे, 3 years तक। 3 साल से ज़्यादा इनकी लिमिट नहीं रहेगी कार्य करने की लोकल कंप्लेंट्स कमेटी में। फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट एज में बी स्पेसिफाइड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और ये 3 साल कब से कैलकुलेट होंगे, उनकी नियुक्ति से। और वो नियुक्ति की तारीख कौन बता देगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बता देगा, जिला अधिकारी बता देगा। अब 7 का 3, वेयर द पर्सन और एनी मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी, जहाँ सदस्य या कोई चेयरपर्सन लोकल कंप्लेंट कमेटी क्या करता है तो क्या होगा, ये नीचे। ए, कॉन्ट्रावीज द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, जो सेक्शन 16 इस कानून का है उसका उल्लंघन कर देता है। बी, हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस और एन इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फॉर पेंडिंग अगेंस्ट हिम। किसी भी कोई कानूनी प्रक्रिया में किसी और कानून के तहत उसको सजा हो जाती है या तो उसके खिलाफ कोई जांच पड़ताल चालू हो जाती है तो भी उसको क्या करेंगे, उसको हटा देंगे। और आगे बताऊंगा क्या करेंगे। सी, हैज़ बीन फाउंड गिल्टी इन एन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और अ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम। उसको दोषी पाया लिया जाता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में कि उसने बुरा व्यवहार किया था अपने डिपार्टमेंट में किसी के साथ, तो वो उसको हटा दिया जाएगा। डी, हैज़ सो अब्यूज्ड हिज पोजीशन एज टू रेंडर हिज कंटिन्यूएंस इन ऑफिस प्रीजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। उसने अपने पद को चेयरपर्सन और एज अ सदस्य रहते हुए लोकल कंप्लेंट कमेटी का इतना मिसयूज़ कर दिया, इतना अब्यूज़ कर दिया है कि अब उसको बिल्कुल भी रखना लोकल कंप्लेंट कमेटी में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और अगर रखा जाएगा तो वो जनता जनार्दन के हित को प्रेजुडाइज, दुखी करेगा उनको, तो उसको हटा दिया जाएगा। सच चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ द एज द केस में भी, तो ऐसे चेयरपर्सन को सदस्यों का जैसा भी मुकदमा हो, शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम द कमेटी, तो उसको हटा दिया जाएगा उस कमेटी से, लोकल कंप्लेंट कमेटी से। एंड द वैकेंसीज ऑफ क्रिएटेड और एनी कैजुअल वैकेंसी, और जो नौकरी निकलेगी चेयरपर्सन की और मेंबर के जो सदस्य पद खाली होंगे उसको शैल बी फाइल्ड बाय फ्रेश नॉमिनेशन, तो उसको तुरंत प्रभाव से फाइल भर दिया जाएगा और एक नॉमिनेशन दोबारा कर दी जाएगी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। और इस सेक्शन के प्रोविजन के तहत ही करी जाएगी। जो प्रोविजन कहाँ था, जो 7 के 1 में प्रोविजन था कि कैसे चुने जाएंगे, उसके तहत दोबारा फ्रेश नॉमिनेशन हो जाएगी। अब 7 का 4, द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द लोकल कमेटी, जो चेयरपर्सन होगा और जो मेंबर होगा लोकल कमेटी का, अदर देन द मेंबर्स नॉमिनेटेड इन क्लॉज बी डी, पर कौन है, एक्सेप्शन क्या है, वो मेंबर नहीं होने चाहिए जो बी डी में चुने गए थे। बी डी में कौन से मेंबर चुने गए थे, वो नोडल ऑफिसर और वो सोशल वेलफेयर वाले व्यक्ति, वो नहीं होने चाहिए। उन कौन से होने चाहिए, शैल बी एंटाइटल्ड टू सच फीस और अलाउंसेस फॉर होल्डिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकल कमेटी। तो चेयरपर्सन को और उन सदस्य को बी और डी के अलावा उनको सैलरी मिलेगी और उनको वह खर्चे मिलेंगे जो भी जरूरी हैं। अब सेक्शन 8, ग्रांट्स एंड ऑडिट। अब ग्रांट्स एंड ऑडिट का क्या सिस्टम है वो हमें सेक्शन 8 में मिलता है। 8 का 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय पार्लियामेंट, तो केंद्र सरकार एक प्रॉपर अप्रोप्रिएशन जो कि कौन करेगा, संसद करेगी, बाय लॉ इन दिस बिहाफ, एक कानून निकालेगी संसद इस बिहाफ में, और सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार पास करेगा और क्या देखेगा, मेक टू द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को केंद्र सरकार जो संसद ने कानून बनाया उसके तहत क्या करेगी, मेक करेगी, ग्रांट भेजेगी राज्य सरकारों को। ग्रांट्स ऑफ सच सम ऑफ मनी एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में थिंक फिट, उतने पैसे राज्य सरकार को भेज देगी जितने केंद्र सरकार को उचित लगता है कि राज्य सरकार को इतने पैसे चाहिए। फॉर बीइंग यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ फीस और अलाउंसेज, और वो पैसे किस चीज़ के लिए यूज आएंगे, चेयरपर्सन और उन मेंबर सदस्यों की जो लोकल कंप्लेंट्स कमेटी थे उनकी रेमुनरेशन के लिए, उनके खर्चों के लिए वो ग्रांट दिए जाएंगे। अब 8 का 2, द स्टेट गवर्नमेंट में सेटअप एन एजेंसी, तो राज्य सरकार एक एजेंसी सेटअप कर देगी, एजेंसी बना देगी, एंड ट्रांसफर्स द ग्रांट मेड अंडर सबसेक्शन 1 टू दैट एजेंसी, और ट्रांसफर करेगी जो ग्रांट केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को भेजे जाएंगे, जो पैसा भेजा जाएगा वो उस एजेंसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी और वो एजेंसी ही अब उन सदस्यों को पैसा देगी और तनख्वाह देगी और अलाउंसेस देगी। ये 8 का 2 बताता है। 8 का 3,
द एजेंसी शैल पे टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, वो एजेंसी सीधा किसको पे करेगी पैसा भुगतान, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, जिला अधिकारी को, जो लोकल कंप्लेंट कमेटी का हेड होता है, चेयरपर्सन से भी ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। सच सम्स एज में बी रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ फीस, उतने पैसे जितने भी रिक्वायरमेंट किसके लिए, फीस पे करने के लिए। और अलाउंसेज रेफर टू सबसेक्शन 4 का 7, और अलाउंसेज जो और कोई और अलाउंसेज है, कोई और खर्चे हैं जो 4 के 7 के 4 में दिए गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ही आप सबको पे करेगा अलाउंसेज एंड फीस। अब 8 का 4, द अकाउंट्स ऑफ द एजेंसी रेफर टू इन सबसेक्शन 2 शैल बी मेंटेन्ड एंड ऑडिटेड, जो एजेंसी के जो अकाउंट्स है, जो खाते हैं, उनको मेंटेन किया जाएगा। यूँ नहीं है कि आबा का बाबा कोई कैसे भी खर्च कर रहा है, नहीं, मेंटेन किया जाएगा उन अकाउंट्स को इन सच मैनर एज में बी, और उस तरीके से मेंटेन किया जाएगा इन कंसल्टेशन विद द अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट, और कैसे और किसकी कंसल्टेशन ली जाएगी, अकाउंटेंट जनरल फॉर स्टेट, एजी, उस राज्य का एजी के द्वारा उसकी कंसल्टेशन ली जाएगी कि अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है। अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट, ये प्री में आ सकता है कि कौन मेंटेन करता है, अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट, भूल मत जाना। बी प्रिस्क्राइब्ड एंड द पर्सन होल्डिंग द कस्टडी ऑफ द अकाउंट्स, और जिस व्यक्ति के पास खातों की कस्टडी होगी, किसके, एजेंसी के खातों की, ऑफ द एजेंसी शैल फर्निश द स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को मुहैया करवाएगा क्या, कस्टडी ऑफ द अकाउंट्स बिफोर सच डेट, एक दिनांक से पहले, जो राज्य सरकार ने बता दिया कि इस दिनांक से पहले आप मुहैया करवाओगे हमें सारे अकाउंट, सारे खातों की ऑडिट रिपोर्ट। एज में बी प्रिस्क्राइब इट्स ऑडिटेड कॉपी, एक ऑडिटेड पूरे उसकी एंट्री अच्छे हिसाब किताब लगा के कि कहाँ कितना डेबिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, किसको कितनी अलाउंस पे किया है, किसको कितनी फीस पे किया है, उस हिसाब से। ऑफ अकाउंट्स टुगेदर विद द ऑडिटर रिपोर्ट देयर ऑन, और अकाउंट्स मुहैया करवाएगी राज्य सरकार को एक दिनांक जो राज्य सरकार ने बता दी उससे पहले, और ऑडिटर की रिपोर्ट भी लगेगी, किसकी, कौन ऑडिटर रहेगा, अकाउंटेंट जनरल ऑफ स्टेट की रिपोर्ट भी लगेगी, तभी ये राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी कि कितना खर्चा अलाउंसेस आपने खर्च किए हैं और कितना आपको क्या आपने कहाँ खर्च किए हैं, वो सारी ऑडिट रिपोर्ट जाएगी। ये सेक्शन 8 बताता है। अब चैप्टर 4 कंप्लेंट, जो कि आज का हमारा लास्ट चैप्टर है, इसमें हम सेक्शन 9, 10 और सेक्शन 11 तक करेंगे, फिर हम कल या परसों एक पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें और कंप्लीट कर देंगे। अब चैप्टर 5 का कंप्लेंट 9, सेक्शन 9, कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, दरखास्त कैसे दी जाएगी यौन उत्पीड़न की। हम 9 का 1, एनी एग्रीड वुमेन, कोई भी दुखियारी महिला, मे मेक, करेगी, कंप्लेंट, दरखास्त देगी, इन राइटिंग, लिखित में, अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, एक दरखास्त किसकी, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है मेरे साथ एट वर्क प्लेस पे, टू द इंटरनल कम्युनिटी, और कंप्लेंट कहाँ देगी, इंटरनल कमेटी में देगी पहले, इफ सो कॉन्स्टिट्यूटेड, अगर बनाई गई है तो, और द लोकल कमेटी, और या फिर लोकल कमेटी में भी दे सकती है, इन केस इट इज़ नॉट सो कॉन्स्टिट्यूटेड, और लोकल कमेटी को कब दे सकती है, अगर इंटरनल कमेटी नहीं गठन हुई है उसके वर्क प्लेस में, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट, एंड इन केस ऑफ अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, 3 महीने के अंदर अंदर अपनी दरखास्त दे देगी वो महिला लिखकर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में, अगर बनाई गई है तो, अगर नहीं बनाई गई है तो लोकल कंप्लेंट कमेटी में अपनी दरखास्त दे देगी 3 महीने के अंदर अंदर, जब से वो इंसिडेंट हुआ है, कौन सा इंसिडेंट, यौन उत्पीड़न का इंसिडेंट या सीरीज ऑफ इंसिडेंट हुए हैं, तो जब उसके साथ लास्ट हुआ है वो यौन उत्पीड़न, उस डेट से 3 महीने कैलकुलेट हो जाएंगे। यही बोल रहा है हमारा 9 का 1। अब 9 का 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड दैट वेयर सच कंप्लेंट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग, बताया गया है जहाँ ये दरखास्त लिखित में नहीं दी जा सकती। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर ऑफ द इंटरनल कमेटी, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या कोई भी सदस्य किसका, इंटरनल कमेटी का, और द चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ द लोकल कमेटी, या चेयरपर्सन या कोई भी सदस्य लोकल कमेटी का, एज द केस में भी, जैसा भी मुकदमा हो, शैल रेंडर ऑल रीजनेबल असिस्टेंस टू द वुमेन, तो क्या मुहैया करवाएंगे ये दोनों इंटरनल कमेटी के मेंबर और लोकल कमेटी के सदस्य, सारी हेल्प प्रोवाइड कराएंगे उस महिला को, फॉर मेकिंग द कंप्लेंट इन राइटिंग, की आप दरखास्त दीजिए हमें लिखित में, पूरा असिस्टेंस करेंगे, पूरा उसका सहयोग करेंगे। ये हमें 9 का 1 का प्रोवाइजो बोलता है। 9 का 1 का प्रोवाइजो 2, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द इंटरनल कमेटी ऑफ द केस मे बी द लोकल कमेटी मे फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी क्या करेंगे, एक लिखित में, कि कोई कारण निकल के आ रहा है तो लिखित में रीजंस रिकॉर्ड करेंगे। एक्सटेंड द टाइम लिमिटेड नॉट एक्सटेंडिंग 3 months, 3 महीनों के लिए फिर टाइम को बढ़ा देंगे कि क्या आप हमें कंप्लेंट दे दीजिए, वो 3 महीने निकल चुके हैं और 3 महीनों के लिए फिर से टाइम बढ़ा दिया जाएगा। पर इस विषय में लोकल कमेटी के सदस्य और इंटरनल कमेटी के सदस्य अपने रीजंस रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे, स्पीकिंग ऑर्डर रहेंगे। इफ इट इज सेटिस्फाइड, अगर तो वह संतुष्ट हो जाते हैं, दैट द सर्कमस्टांसिस वर सच विच प्रिवेंटेड द वुमेन फ्रॉम फाइलिंग अ कंप्लेंट विद इन सेड पीरियड, की
हालात ही कुछ ऐसे थे कि महिला को रोका गया था कि वो दरखास्त तो फाइल ही नहीं कर सकती थी, तो 3 महीने उसके और दे दिए जाएंगे, एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो हमारे पास अब टोटल कंप्लेंट दरखास्त फाइल करने के कितना पीरियड आ चुका है, 3 महीने तो जनरल रूल और 3 महीने अब प्रोवाइजो से हमें बढ़ रहा है। तो 6 महीने के अंदर आप लिखित कंप्लेंट कर सकते हो, पर प्रोवाइजो का फ़ायदा उठाने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा लोकल कमेटी को और इंटरनल कमेटी को, ठीक है। अब 9 का 2, वेयर द एग्रीड वुमेन इज अनेबल टू मेक अ कंप्लेंट, जहाँ जो दुखियारी महिला है वो कंप्लेंट दरखास्त नहीं कर पाती ऑन अकाउंट ऑफ हर फिजिकल और मेंटल इनकेपेसिटी। और क्यों नहीं कर पाती, क्योंकि वो दिमागी तौर पर इनकेपेबल है, असक्षम है, या वो शारीरिक रूप से असक्षम है, और डेथ और अदरवाइज, या तो वह जो महिला को कंप्लेंट करनी थी वह उसकी मृत्यु हो चुकी है, वो मर चुकी है, और अदरवाइज या कुछ भी और कारण हो सकते हैं। हर लीगल एयर और सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब मे मेक अ कंप्लेंट अंडर दिस सेक्शन। तो उसके महिला के एलआर या कोई और अन्य व्यक्ति जो भी बता दिया जाएगा इंटर कमेटी और लोकल कमेटी द्वारा, तो वो भी उसके बिहाफ पर दरखास्त दे सकता है। ये सेक्शन 9 के 2 में हमें क्लियरली लिखा गया है। अब सेक्शन 10 कंसिलिएशन कह रहा है समझौता और कंसिलिएशन कैसे होगा, ये सेक्शन 10 है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 10 का 1, द इंटरनल कमेटी और एज द केस में भी द लोकल कमेटी, सो इंटरनल कमेटी भी और लोकल कमेटी भी कंसिलिएशन करवा सकती है। मे बिफोर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी, पर इंक्वायरी स्टार्ट करने से पहले ही, ये सब कुछ पहले ही इन्वेस्टिगेशन टाइम में, अंडर सेक्शन 11 में इंक्वायरी स्टार्ट करने से पहले ये कार्य होंगे। एंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्रीड वुमेन टेक स्टेप टू सेटल द मैटर बिटवीन हर एंड द रेस्पोंडेंट थ्रू कंसिलिएशन। और कंसिलिएशन की रिक्वेस्ट कौन करेगा, वो महिला ही करेगी जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुई है, तो वो ही महिला कंसिलिएशन की रिक्वेस्ट करेगी कि हमारी कंसिलिएशन करवा दीजिए इस पुरुष के साथ जिसने मेरी सेक्सुअल हैरेसमेंट की है, मेरी पहले कंसिलिएशन करवा दीजिए, उसके बाद ही हम देखेंगे कि क्या होगा। और टेक स्टेप्स टू सेटल द मैटर बिटवीन हर, और क्या कंसिलिएशन में क्या स्टेप्स लिए जाएंगे कि जो डिस्प्यूट्स हैं, जो लड़ाइयाँ हैं रेस्पोंडेंट उस दुखियारी महिला के बीच में जिसका यौन उत्पीड़न हुआ है, तो उनकी कंसिलिएशन करवा दी जाए। 10 का 1 बोलता है। 10 का 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड दैट नो मॉनेटरी सेटलमेंट शैल बी मेड एज अ बेसिस ऑफ कंसिलिएशन। बताया गया है कि पैसा तो लिया दिया नहीं जाएगा बिल्कुल भी, अगर कंसिलिएशन हो भी रही है उस एग्रीड वुमेन के बीच में और उस पुरुष के बीच में, ठीक है। ये प्री में आता है। 10 का 2, वेयर अ सेटलमेंट हैज़ बीन अराइव्ड एट अंडर सबसेक्शन 1, जहाँ सेटलमेंट हो चुकी है, मतलब सेटलमेंट हो गई है महिला के बीच में और उस पुरुष के बीच में सबसेक्शन 1 के अंतर्गत। द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी, तो इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी का क्या कार्य होगा आगे, एज अ केस में भी जैसा मुकदमा, शैल रिकॉर्ड द सेटलमेंट सो अराइव्ड, सो रिकॉर्ड कर लेंगे उस सेटलमेंट जो भी समझौता हुआ उसकी क्या कंडीशन, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड फॉरवर्ड द सेम टू द एम्प्लॉयर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और जो उनकी सेटलमेंट की जो कंडीशंस हैं उसको फॉरवर्ड कर देंगे किसके पास, एम्प्लॉयर के पास, जिनने उनको नौकरी पर रखा हुआ था, उन बंदों को, उस महिला को और उस पुरुष को, और या तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास, जिला अधिकारी के पास फॉरवर्ड कर देंगे। टू टेक एक्शन एज स्पेसिफाइड इन द रिकमेंडेशन, और कि आप अब स्टेप्स लीजिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब या फिर वो एम्प्लॉयर साहब, अब आप स्टेप लीजिए जो भी उस रिपोर्ट में रिकमेंडेड होंगे, ठीक है। अब 10 का 3, द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में बी शैल प्रोवाइड द कॉपीज ऑफ द सेटलमेंट एज रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 2 टू द एग्रीड वुमेन एंड द रेस्पोंडेंट। जो भी नकल उस रिपोर्ट की निकल के आएगी, कंसिलिएशन रिकॉर्ड होगी, उसकी नकल किसको दी जाएगी, उस महिला को दी जाएगी और उस पुरुष को भी दी जाएगी। ये 10 का 3 बोलता है। 10 का 4, वेयर अ सेटलमेंट इज अराइव्ड, जहाँ एक समझौता हो जाता है वही सबसेक्शन 1 के अंतर्गत महिला के बीच में और पुरुष के बीच में। नो फर्दर इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड बाय द इंटर कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में बी। फिर अगर समझौता हो जाता है उस विषय पर, उस डिस्प्यूट पर, तो अब कोई भी इंक्वायरी नहीं करेगा लोकल कमेटी और इंटर कमेटी, जैसा भी मुकदमा हो। ये 10 का 4 बोलता है। बार है, अब समझौता हो गया तो इंक्वायरी बंद, लोकल कमेटी और इंटरनल कमेटी अब इंक्वायरी नहीं कर सकते। अब सेक्शन 11 जो कि आज का हमारा लास्ट सेक्शन है, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। अब इंक्वायरी कैसे होगी उस महिला ने जो दरखास्त दी है उस पर। अब 11 का 1, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10, कह रहा सेक्शन 10 को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये जो कंसिलिएशन की नीड्स है उनको फॉलो करना पड़ेगा। और आगे बढ़िए, द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में भी, और इंटर कमेटी और लोकल कमेटी जैसा मुकदमा हो। वेयर द रेस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉई, जहाँ रेस्पोंडेंट जो कि जिसने महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की है वो एक एम्प्लॉई है, उसके साथ कार्य करने वाला ही व्यक्ति है। प्रोसीड टू मेक इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द सर्विस रूल्स। तो कैसे प्रोसीड करेगा, इंक्वायरी कैसे करेगा, उस रेस्पोंडेंट के ऊपर जो भी सर्विस रूल्स उस पर लगते हैं उस हिसाब से इंक्वायरी करेगा। एप्लीकेबल टू द रेस्पोंडेंट, जो भी उस पुरुष पर लगते हैं एप्लीकेबल हैं। एंड वेयर नो
सर्विस रूल्स एग्जिस्ट, और जहाँ ऐसे रूल्स सर्विस रूल एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब है नहीं कोई सर्विस रूल, इन सच मैनर एज में प्रिस्क्राइब्ड, तो उस तरीके से करेगा जो भी बताया जाएगा, लोकल कमेटी और इंटर कमेटी को बता दिया जाएगा। और इन केस ऑफ अ डोमेस्टिक वर्कर, अगर डोमेस्टिक वर्कर कोई घर पे कार्य करने वाली महिला है, उसके साथ यौन उत्पीड़न हुई है, तो कैसे करेगा? द लोकल कमेटी शैल इफ प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट, तो लोकल कमेटी क्या करेगा अगर केस मिलता है कि भाई केस बन रहा है यौन उत्पीड़न का, फॉरवर्ड आता कंप्लेंट टू द पुलिस, तो पुलिस के पास कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। अगर डोमेस्टिक वर्कर के साथ यौन उत्पीड़न हुई है तो पुलिस के पास केस को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days, कितने दिनों के भीतर कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा? 7 दिनों के भीतर भीतर। प्री का क्वेश्चन, फॉर रजिस्टरिंग द केस अंडर सेक्शन 509 IPC, और एक मुकदमा रजिस्टर हो जाएगा, FIR रजिस्टर हो जाएगी, कौन से सेक्शन के अंतर्गत? 509 IPC के अंतर्गत। एंड एनी अदर रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द सेड कोड वेयर एप्लीकेबल, या और कोई भी धाराएं लगती है तो उसके अंतर्गत भी, अगर डोमेस्टिक वर्कर के साथ उत्पीड़न हुई है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, तो और धाराएं जो भी लगती हैं एप्लीकेबल है उसके तहत भी FIR दर्ज हो जाएगी। अब 11 का 1 का प्रोवाइजो, प्रोवाइड डेट वेयर द एग्रीड वुमेन इन्फॉर्म्स द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी, जहाँ भी जो दुखियारी महिला इंटरनल कमेटी को लोकल कमेटी को बता देती है, एज द केस में भी जैसा मुकदमा हो, डेट एनी टर्म ऑफ कंडीशन ऑफ द सेटलमेंट अराइव्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, जो 10 के 2 में कोई टर्म्स एंड सेटलमेंट उनकी कंसिलिएशन में जो समझौते हुए थे उसकी वोलेशन हुई है, और महिला बता देती है कमेटी को, लोकल कमेटी को, इंटर कमेटी की वोलेशन हुई, उल्लंघन हुआ है उनका उन सेटलमेंट्स का, तो हैज़ नॉट बीन कंप्लाइड विद द रेस्पोंडेंट, और उस पुरुष ने वोलेशन की है और उन सेटलमेंट्स को नहीं माना है, द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी शैल प्रोसीड टू मेक एन इंक्वायरी। अब क्या करेगी इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी? अब शुरू कर देगी इंक्वायरी करना इनटू द कंप्लेंट, उसी दरखास्त में जो उस महिला ने पहले दी थी, और उसकी इंक्वायरी पर बार लगा दिया था 10 के 4 ने, लेकिन अब दोबारा से अगर उल्लंघन हुआ है उन सेटलमेंट्स के कंडीशंस का, तो दोबारा से अब इंक्वायरी चालू स्टार्ट कर देगी इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी उस कंप्लेंट की जो महिला ने दी थी। और एज द केस में भी फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस, या अच्छा लगेगा, उचित लगेगा इंटरनल कमेटी को, लोकल कमेटी को, तो पुलिस ऑफिसर्स को पुलिस थाने में उस कंप्लेंट को भिजवा दिया जाएगा। अब प्रोवाइजर 2, प्रोवाइड फॉर दैट वेयर बोथ द पार्टीज आर एम्प्लॉइज, बताया गया है जहाँ महिला भी एम्प्लॉई है और वो पुरुष भी एम्प्लॉई है एक ही वर्क प्लेस के। द पार्टी शैल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, सो जो पार्टी दो दल रहेंगे उस कंप्लेंट के और प्रक्रिया के दौरान, इंक्वायरी की प्रक्रिया के दौरान, बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उनको सुनने का मौका दिया जाएगा, उस महिला को भी उस पुरुष को भी। एंड द कॉपी ऑफ द फाइंडिंग शैल बी मेड अवेलेबल टू बोथ द पार्टीज एनेबलिंग देम टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द फाइंडिंग्स बिफोर द कमेटी, और उनको एक नकल दे दी जाएगी, कंप्लेंट की नकल दे दी जाएगी, या कोई और दस्तावेज है, या फिर लोकल कंप्लेंट कमेटी की, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की कोई और फाइंडिंग्स हैं, तो उन दोनों को उन फाइंडिंग्स की नकल भी दे दी जाएगी, ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकें, वो बोल सकें कि क्या उनके ग्राउंड्स और क्या नहीं है। ये 11 के 1 का प्रोवाइजो 2 बोलता है। 11 का 2, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 509 IPC, 509 IPC का सब कुछ भूल जाइए, यह पढ़िए। द कोर्ट में व्हेन द रेस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस, जब अदालत उस दोषी को, उस पुरुष को सजा दे देती है, उसको अपराधी घोषित कर देती है और सजा दे देती है, ऑर्डर पेमेंट ऑफ सच सम्स एज इट मे कंसिडर अप्रोप्रिएट, तो अदालत क्या करेगी, उस पुरुष को बोलेगी कि तुम अब पैसों का भुगतान करो, कंसिडर अप्रोप्रिएट, जो भी उस अदालत को उचित लगता है, टू द एग्रीड वुमेन, उस दुखियारी महिला को जिसके साथ तुमने सेक्सुअल हेरेसमेंट की है, बाय द रेस्पोंडेंट हैविंग रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 15, और सेक्शन 15 में जो प्रोविजन दिए हैं कि भुगतान कैसे होगा, उस प्रोविजन को फॉलो करते हुए अदालत अगर कन्विक्ट करती है उस पुरुष को, तो भुगतान भी करवा देगी, महिला को पैसे दिला देगी। अब 11 का 3, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1, कह रहा है इंक्वायरी हो रही है उस कंप्लेंट में जो सबसेक्शन 1 में दी गई है, द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एज द केस में भी शैल हैव द सेम पावर्स एज वेस्टेड इन सिविल कोर्ट, तो इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी के पास क्या पावर रहेंगी कि वो एक दीवानी कोर्ट है, एक वे दीवानी अदालत है, वे लोकल कमेटी और इंटरनल कमेटी अपने आप को वो सिविल कोर्ट मान लेंगी इन प्रक्रिया करवाने में। अंडर द CRPC व्हेन ट्राइंग अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर नेमली, और सिविल कोर्ट मान लेंगी लोकल कमेटी इंटरनल कमेटी अपने आप को CPC के तहत, और जो नीचे जो सूट्स में वो प्रक्रिया करती है वो उनके पास पावर आ जाएंगी, बस ये ABC ये वाली पावर्स आ जाएंगी सिविल कोर्ट वाली, लोकल कमेटी के पास, इंटर कमेटी के पास। A, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ओथ, सम्मन कर देगी और परीक्षा ले लेगी, किसी भी व्यक्ति की हाजिरी बुला लेगी कोई भी व्यक्ति, और उसको एग्जामिन कर लेगी ओथ पर। सो ऑर्डर 5 CPC में और ऑर्डर 16 में फर्स्ट शेड्यूल CPC के में ये दिया गया है पूरा, ठीक है। B, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सो मांग लेगी किसी भी व्यक्ति से कोई भी दस्तावेज और कोई भी
किसी भी वस्तु की डिस्कवरी खुद करने चली जाएगी या मंगवा लेगी कि वह वस्तु लेके आओ, कैमरे की रिकॉर्डिंग डीवीआर लेके आओ या कोई इमेजेस लेके आओ, अपना लैपटॉप सीपीयू उठा के लेके आओ, उसमें क्या है वो देखेंगे, तुमने ईमेल किए थे, सेक्सुअली हैरेस किया था इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, वो देखेंगे। तो ये बी बोलता है, जो कि ऑर्डर 13 में हमें डिस्कवरी के प्रोविजंस मिल जाते हैं सीपीसी में, तो वो भी उसके पास लोकल कमेटी और इंटर कमेटी के पास पावर आ जाएगी। सी एनी अदर मैटर विच में भी प्रिस्क्राइब। अब ये इतना वाइड स्कोप खोल दिया है कि अब वो इंटरनल लोकल कमेटी और वो इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी के पास पूरी पावर आ गई है अब सिविल कोर्ट की, वो कुछ भी पावर यूज़ कर सकती है। ये सी क्लोज बहुत ही रेजिडुअरी वाइड पावर्स दे रहा है इंटरनल कमेटी को और लोकल कमेटी को। अब 11 का 4, द इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी कंप्लीट विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो जो जांच पड़ताल होगी, ये दस्तावेज वगैरह, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाए जा रहे हैं, तो बोल रहा है पूरी इंक्वायरी 90 दिनों के अंदर, प्री का क्वेश्चन 90 डेज के अंदर कंप्लीट कर दी जाएगी, उसको फिनिश कर दिया जाएगा 90 दिन के अंदर अंदर इंक्वायरी को। सो ये था हमारे आज सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 11 तक ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के प्रोविजंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 के सारे प्रोविजंस और चैप्टर 8 तक के सारे प्रोविजंस कर लेंगे, जो कि सेक्शन 30 तक हैं। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड कोई डाउट है तो ईमेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रहा हूँ, ईमेल कर लीजिएगा। और ये था हमारा आज का लेक्चर, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन पोश एक्ट का 2013 का। सो थैंक यू।